Hello. So from this video onward, we will start 7th class Geography NCERT book जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। 6th क्लास हमने कवर कर लिया है, पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी की NCERT थी, जो टोटल 8 चैप्टर हैं उसमें हमने देख लिया उसको। अब 7वीं क्लास यानी कि 7th क्लास की जो बुक है NCERT की ज्योग्राफी की, बुक का नाम मैंने बताया आपको कि आवर एनवायरनमेंट है। इसका सबसे पहला चैप्टर जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलो, तो अगर 6th क्लास वाला आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख सकते हो। फोकस करते हैं इस पर। देखो, ये जो चैप्टर है वो एक स्टोरी पहले सुनाता है और वहाँ से शुरू करता है अपना जो एक फाउंडेशन बनाता है इस चैप्टर का स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रवि। रवि जो है एक लंबे वैकेशन के बाद वापस से जब अपने स्कूल आता है तो वो नोटिस करता है क्या कि उसके सामने, जो स्कूल के सामने एकमात्र जो खेलने की जगह थी, प्ले ग्राउंड था, वो क्या हो गया है, उसको उसकी खुदाई कर दी गई है और वहाँ पे एक नई जो है वो बिल्डिंग बन रही है। अब रवि इसको देखता है तो बहुत सैड होता है और वो रियलाइज़ करता है कि वो जो वहाँ पे सॉफ्ट घास था, ये जो मैरीगोल्ड्स वगैरह थे, आपका बटरफ्लाइज वगैरह था, ये जो है हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चले गए, जो कि जस्ट उसके स्कूल के जो सामने जो प्लेग्राउंड हुआ करता था उसमें ये सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन जो है वो यहीं से सेट कर दिया जाता है कि क्या होता है फिर एनवायरनमेंट। तो रवि के आसपास जो सारी चीज़ें थी, रवि जैसे अपने टीचर से पूछता है कि बताओ आपकी एनवायरनमेंट क्या होती है, तो टीचर उसको बोलता है कि जो भी तुम, वट एवर यू सी योर सराउंडिंग, ठीक है, अपने आसपास जो भी सारी तुम चीज़ें देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे वो पहले प्लेग्राउंड हुआ करता था, तो प्लेग्राउंड हुआ, फिर उसका स्कूल हो गया, फिर आसपास कुछ पेड़ पौधे होंगे, जो भी लोग होंगे आसपास, ये सब क्या है, वो रवि के एनवायरनमेंट थे। लेकिन समय के साथ रवि का एनवायरनमेंट भी क्या हुआ, चेंज हुआ। उस प्लेग्राउंड की जगह आ गया एक नया जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट आ गया, जो बाद में एक नई बिल्डिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे चेंज आ गया। जो भी उसके आसपास, रवि के आसपास, रवि अपने आसपास देख रहा है, टीचर बताता है उसको कि ये उसका क्या है, एनवायरनमेंट है। सिर्फ इसमें नेचुरल चीज़ें नहीं आएंगी कि लोगों को लगता है कि जो एनवायरनमेंट का मतलब है कि आसपास जो पेड़ पौधे हैं, आपका हमारा ये जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उसको एनवायरनमेंट बोलते नहीं। जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग से लेकर के आपका पॉन्ड से लेकर के घर से लेकर के हर चीज़, स्कूल, इवन के लोग आपके आसपास के, सब इन्वायरमेंट में आएंगे। तो ये क्या क्या देखो इंक्लूड करता है, ये जो आपका स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल्स है, चेयर्स हैं, ओपन जो फील्ड है वहाँ पे, रोड्स हो गया, गार्बेज जो कचरा फैला हुआ है, आपके जो फ्रेंड हुए, रवि के जो फ्रेंड हुए, वो सब जो है वो आपका इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपका नेचुरल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जैसे आपका माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ट्रीज हो गया। वहीं कुछ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जैसे आपका कार हो गया, क्लॉथ्स हो गए, बुक्स हो गई, ये सब जो भी आपके आसपास की चीज़ें होंगी। सिंपल एक ही चीज़ इसमें टीचर ने कहा है कि वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, अपने आसपास की तरफ जो नज़र दौड़ाओ, जो भी आपको चीज़ें दिख रही है वो आपका क्या है, एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जैसे कि क्यों, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है उसी से हमें मिलता है आपका एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट और लैंड टू लिव। ये सारी चीज़ें, जैसे हवा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, फूड नहीं होगा, लैंड नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मुश्किल है। फिर आप सोचो ना कि कैसे फिर सांस आप कैसे लोगे, पानी नहीं है तो कहाँ से आप पियोगे, पीपल विल डाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों की, तो इन्वायरमेंट जो है वो एसेंशियल सपोर्ट सिस्टम है हमारी लाइफ का, किसी भी इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग के लाइफ का। सिर्फ ह्यूमन बींग क्यों, प्लांट्स हो गया आपका, इवन कि आपका एनिमल हो गया, सबके लिए है वो, जो भी लिविंग आपका ऑर्गेनिज्म है सबके लिए। अब कंपोनेंट ऑफ जो है इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो इन्वायरमेंट जो है वो आपका नेचुरल कंपोनेंट भी इसमें होता है, जैसे आप ये जंगल, पहाड़, नदी, ये सारी चीज़ें देख रहे हो। उसके अलावा जो ह्यूमन मेड आपका फिनोमेना है, जैसे हमने बिल्डिंग्स वगैरह देखी, बाकी सारी चीज़ें देखी, ये सब जो है ह्यूमन, ये इन्वायरमेंट के जो है वो कंपोनेंट में आते हैं। तो इसके हिसाब से 3 कैटेगरीज में इस कंपोनेंट को हम डिवाइड करेंगे। पहला है आपका नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा है आपका ह्यूमन मेड कंपोनेंट और तीसरा है आपका ह्यूमन कंपोनेंट। देखो क्या चीज़ें हैं, जैसे ये आपका नेचुरल कंपोनेंट हुआ। एक मिनट में कलर चेंज कर लो इसका, एक मिनट। हाँ चलो, ये नेचुरल कंपोनेंट हुआ। तो नेचुरल में क्या आ गया, वाटर आ गया, आपका एयर आ गया, लैंड आ गया, आपका लिविंग थिंग्स जो हो गया, बायोस्फीयर वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। अभी क्या है, ये और भी थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे, बायोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर क्या होती है। फिलहाल यहाँ पे देख लो कि नेचुरल में क्या क्या आ गया। फिर ह्यूमन मेड में क्या आता है, जो भी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है,
आपका बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, ब्रिजेज हो गई, रोड्स हो गया, जो मॉन्यूमेंट्स है आपका, जो ताजमहल देखते हो आप, कुतुब मीनार देखते हो, ये सारा उसमें आ गया, ह्यूमन ने बनाया है सब। इंडस्ट्रीज जो हो गई, ये क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट है किसका, इन्वायरमेंट का। फिर ह्यूमन मेड और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, देखो ह्यूमन मेड में आ गया कि ह्यूमन ने जो क्रिएट किया है, ह्यूमन में आएगा कि ह्यूमन खुद उसमें, जो ह्यूमन का बाकी सारी चीज़ें आएगी, जैसे आपका इंडिविजुअल कोई ह्यूमन बींग है, जैसे आप हो गया, मैं हो गए, ठीक है, तो ये आपका उसमें होगा। फिर ये ह्यूमन क्या है कि ये शादी करेगा, बच्चे होंगे इसकी, ये सारी चीज़ें होगी, इसकी अपनी एक फैमिली बनेगी, तो ये फैमिली ह्यूमन वाले इसमें कंपोनेंट में आएगा। फिर क्या है कि गांव घर का ये जो कम्युनिटी समाज आपका होता है, ये इसमें आएगा। रिलीजन होगा, ये आपका आएगा इसमें। जो एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, ये भी ह्यूमन कंपोनेंट में आएंगे। तो 3 कंपोनेंट आपका, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन इन्वायरमेंट के। चलो नेचुरल कंपोनेंट हमने देख लिया है। वैसे जैसे लैंड हो गया आपका, तो जो लैंड है उसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। लिथोस्फीयर बेसिकली अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर है। देखो इसको हमने डोमेन्स ऑफ अर्थ, जो 6 क्लास का एक चैप्टर है, उसमें इसको डिटेल में कवर किया है। तो आप अगर आप बिल्कुल नए हो, आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो, तो आप जाकर के वो देखो, डोमेन्स ऑफ अर्थ वाला पहले, उसी का एक एक्सटेंशन हो गया है ये सारा जो चीज़ है। अभी डोमेन्स इसमें भी बात की जाएगी, हालांकि चलो मैं समझा दूंगा इसी में आपको। तो लिथोस्फीयर जो है वो सबसे जो ऊपरी लेयर आप देखते हो, जिस पे आप रहते हो, जो आपका ठोस लेयर, जिस पे मिट्टी है, पहाड़ है, नदी है, आपका समंदर है, ये किस में आता है, ये लिथोस्फीयर में आता है। फिर जो लिथोस्फीयर के आसपास जो इन्वायरमेंट है आपका, मतलब एयर जो फैला हुआ है, जो एयर की लेयर है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो पानी आपका जो वाटर है, चाहे वो नदी में हो, मतलब कि आपका पॉन्ड में हो, रिवर में हो, इवन के सी में हो, जहाँ जहाँ वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। फिर जो लिविंग थिंग्स है आपके, प्लांट्स, एनिमल, ये सारे जहाँ आपको मिलेंगे, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये 4 डोमेन्स है अर्थ के, या फिर 4 डोमेन्स आप कह सकते हो इन्वायरमेंट के भी। कौन कौन? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड कंपोनेंट वही चीज़ें हैं, मैंने आपको पिक्चर पे बता दिया था। तो पार्क्स इसमें होगा, बिल्डिंग्स होगी, ब्रिजेस होंगी, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे होगी। ह्यूमन कंपोनेंट में क्या आएगा? खुद ह्यूमन जो आएगा, उसकी फैमिली आएगी, कम्युनिटी आएगी, रिलीजन आएगा, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा, सिचुएशन होगा, वो सारी आपका ह्यूमन कंपोनेंट पे आएंगे। चलो अब बायोटिक वर्सेस एबायोटिक को देख लेते हैं। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको हम लोग 2 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आपका बायोटिक और दूसरा है आपका एबायोटिक। बायोटिक का मतलब जितने सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें जीवन है, बेसिकली जिसमें लाइफ है, आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इवन कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा से लेकर के बाकी सारी चीज़ें, जिसमें भी लाइफ है, वो सब किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। ए बायोटिक कंपोनेंट में कौन से आएंगे? जो जिसमें लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग एलिमेंट है आपका, जैसे लैंड हो गया आपका, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया आपका, वाटर हो गया। इसमें क्या है कि खुद लाइफ नहीं है, हालांकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। क्लियर? तो बायोटिक कंपोनेंट आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ए बायोटिक कंपोनेंट या ए बायोटिक कंडीशन, जो भी आप बोल लो, वो आपका जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, वो सब एग्जाम्पल हमने देख लिया। कुछ टर्म्स वगैरह हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इन्वायरमेंट का ऑरिजिन देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से डेराइव्ड हुआ है। तो एक फ्रेंच शब्द है जिसका ये इन्वायरनर, ठीक है, या फिर इन्वायरनर, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो इससे निकल करके बना है इन्वायरमेंट। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इन्वायरनर का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है नेबरहुड, आपका सराउंडिंग। इसका तो उसी का देखो, हमने देखा कि इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारी सराउंडिंग है, बेसिकली वो हमारा इन्वायरमेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, ये याद रखना है, फैक्ट है। 1 डे एग्जाम अगर दोगे आप तो 5 जून पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। चलो डोमेन्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट हम देखते हैं। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या मिलता है हमें? लैंड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो लैंड कहाँ मिलेगा? लिथोस्फीयर पे। वाटर कहाँ मिलेगा? हाइड्रोस्फीयर में। प्लांट्स, ये एयर कहाँ मिलेगा आपका? एटमॉस्फेयर में। प्लांट्स एंड एनिमल कहाँ मिलेंगे आपको? बायोस्फीयर में। क्लियर? तो ये आपकी जो 4 चीज़ें हैं वही आपका डोमेन्स हैं। जो डोमेन्स ऑफ अर्थ मैंने आपको बोला ना कि पिछले वाले उसमें कि डोमेन्स ऑफ अर्थ या डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये दोनों सेम चीज़ है। 4 डोमेन्स उसमें भी दिखा था हमने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को। थोड़ा सा देख लो चलो फिर भी। तो लिथोस्फीयर क्या है? जो लैंड है बेसिकली, वो आपका लिथोस्फीयर है, जिस पे आप रहते हो, जो सॉलिड ऊपर का क्रस्ट का जो हिस्सा है। देखो लिथोस्फीयर थोड़ा सा, जब ये, चलो इसके, ये मान लो कि अर्थ है, अर्थ तो ऐसे गोल है, बट हमने एक बीच से काट करके निकाल दिया। तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इसका जो 30 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का एरिया है लिथोस्फीयर का, सबसे ऊपरी लेयर, उसको क्रस्ट बोलते हैं। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये अर्थ की लेयर्स होती है ना।
तो ये है। तो क्रस्ट उसी को बोलते हैं, सबसे ऊपरी लेयर लिथोस्फीयर का भी। देखो अभी यहाँ पे आप क्या करो कि लैंड समझ लो, आपके लिए आसान होगा। फिर मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में जाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में जाऊंगा, तो हो सकता है कि आपको कुछ इसमें ना समझ में आए, तो फिर उसके लिए कुछ और समझाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे इन्वायरमेंट हम समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट में लिथोस्फीयर का सिंपल यहाँ पे समझना है कि जो ऊपरी लेयर है, जो लैंड है बेसिकली। लिथोस्फीयर समझ में ना आया ना, तो लैंड समझ में आ रहा है आपको, लैंड बस। लैंड पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, माउंटेन्स मिलता है, रिवर मिलती है, आपका पॉन्ड वगैरह ये सब मिलता है, इसी में तो मिलता है। तो ऊपरी जो सॉलिड लेयर होता है अर्थ का, उसको क्रस्ट बोला जाता है। क्लियर। कंपोजिशन इसका क्या होगा, तो रॉक्स वगैरह होंगे यहाँ पे, उससे बना हुआ होगी। फिर मिनरल्स वगैरह यहाँ पे आपका आएगा। फिर जो रॉक्स वगैरह टूटती फूटती है, इससे क्या बनता है, इससे सॉइल बनता है, तो सॉइल मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, बहुत इरेगुलर होता है आपका। बहुत सारे लैंडफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कहीं आपको माउंटेन मिलेगा, कहीं प्लेटो मिलेगा, कहीं प्लेन्स मिलेगा, कहीं वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर पे वेरियस जो है आपका लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। अब इसको हम लोग एग्रीगेट रूप में दो भाग में डिवाइड करते थे, एक आपका कॉन्टिनेंट में डिवाइड करते थे और दूसरा आपका ओशियन में डिवाइड करते थे। ठीक है, ओशियन बेसिन में। तो कॉन्टिनेंट हमने देखा था कि 7 कॉन्टिनेंट थे मेजर और 5 जो है वो ओशियन थे, वो सब कवर कर चुके हैं हम लोग 6 क्लास में। इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंस लिथोस्फीयर का या फिर लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये हमें पहले तो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, आपका ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आपका जो एनिमल वगैरह है ग्रेज कर पाते हैं, रिसोर्सेज काफ़ी सारे प्रोवाइड करता है आपका जो फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, ह्यूमन सेटलमेंट यहीं पे बसते हैं आपका लैंड पे, लिथोस्फीयर पे। मिनरल्स वगैरह काफ़ी सारे ये जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये लिथोस्फीयर का हिस्सा हो गया। हाइड्रोस्फीयर क्या है, जहाँ जहाँ पे वाटर है वो क्या होगा, आपका हाइड्रोस्फीयर होगा। ठीक है, जो वाटर होंगे, कहाँ कहाँ पे वाटर आपको मिल सकता है सॉरी, जैसे रिवर में आपको मिल सकता है, लेक्स में मिल सकता है, सीज में मिल सकता है, ओशियन में मिल सकता है। तो सब किसके पार्ट है, आपका हाइड्रोस्फीयर के। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, वाटर तो इसेंशियल चीज़ है ना, वाटर नहीं होगा तो फिर मुश्किल है जीना फिर, है ना। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वाटर चाहिए ही चाहिए। इसीलिए बाकी जो प्लैनेट है उस पर वाटर नहीं है, तो वहाँ पे आपका लाइफ नहीं है। अर्थ पे वाटर मिल गया तो लाइफ यहाँ पे पॉसिबल हो पाई। क्लियर। अब सिर्फ वाटर होने से काम नहीं चलेगा, आपको एयर भी चाहिए। एयर में खास करके O2 ऑक्सीजन चाहिए आपको। तो ये जो आप थिन लेयर देखते हो किसकी, एयर की, अर्थ के जो सराउंडिंग में फैली हुई है, जो लिथोस्फीयर के ऊपर फैला हुआ है, लैंड के ऊपर फैला हुआ है चारों तरफ अर्थ के, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ये जो अर्थ की लेयर है, मतलब कि एयर की, सॉरी, जो लेयर ऑफ एयर है यहाँ पे, वो ऐसा क्यों नहीं होता, जैसे हवा तो उड़ जाती है ना, एयर तो खत्म भाग जाती है वो, तो अर्थ की सारी एयर जो है वो उड़ क्यों नहीं जाती, उड़ करके आप स्पेस में चला जाए। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसको बांधे रखती है, वो इसको खींच करके रखती है। और इसी तरीके से अर्थ के जो है वो इस सराउंडिंग में इस तरह से आपका लेयर जो है अर्थ का, ये एयर का आपका 0 से लेकर के, हमने देखा था कि जो एटमॉस्फेयर की ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर तक जाती है, बट मेजरली आपका 50 किलोमीटर तक ही आपका होता है ये। हालांकि आप 600 मीटर तक भी जाओगे आपका माउंटेन एरिया में तो आपका सांस वांस फूलने लगेगा, ऑक्सीजन घट जाता है वहाँ पे, बट बाकी सारी एयर जो है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ का, 1 मिनट क्लटरी हो गया, थोड़ा सा इरेज करने दो मुझे। ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ का है वो क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है एनवायरनमेंट को अपने अराउंड, और इसको एनवायरनमेंट को एस्केप नहीं होने देता, एयर को एस्केप नहीं होने देता। कंपोजिशन क्या है, इसको देखो, बहुत सारी गैसेस पहले आपको मिलेगी यहाँ पे। नाइट्रोजन मिलेगा सबसे ज़्यादा, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा आपको 21%, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारी गैसें हैं यहाँ पे। 10 पार्टिकल आपको मिलेंगे, वाटर वेपर आपको मिलेगा, जो ह्यूमिडिटी जिसके कारण होती है एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर का, तो सबसे पहले तो ये आपको ऑक्सीजन वगैरह देखो भाई सब देती है ये, ठीक है, यहीं से मिलता है आपको। दूसरा है कि ये जो हार्मफुल रेज है जो सन से आती है, जैसे आपका जो अल्ट्रावायलेट रेज है, तो उसको क्या करता है, ये फिल्टर कर देता है। कौन, जो यहाँ पे लेयर होती है इन्वायरमेंट का, जैसे यहाँ पे एक लेयर पाई जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में एक और लेयर होती है, उसको ओजोन लेयर बोलते हैं, O3 वाली लेयर। तो ओजोन क्या करता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो आपके लिए हानिकारक है उसको क्या करता है, फिल्टर आउट कर देता है वहीं पे, और बाकी सारी जो उससे छन करके जो सनरेज आती है वो आपको इन्वायरमेंट, ये ह्यूमन के लिए उतना हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस हो गया इसका। फिर और कुछ भी है यहाँ पे देखो कि चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर आप इसमें चेंजेस लाते हो, जैसे अभी बहुत सारा इंडस्ट्रीज आ जाने के कारण क्या हुआ है कि ये CO2 की मात्रा जो है वो क्वांटिटी बढ़ गई है इन्वायरमेंट में। जब CO2 बढ़ेगा तो CO2 मैंने आपको डिस्कस किया था, सब कुछ डिस्कस किया जा चुका है, एक तरह से रिपीट ही हो रहा है 6th क्लास वाला थोड़ा थोड़ा।
तो CO2 क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब कि ये अर्थ पे हीट को क्या करता है, टैप करता है, हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा हीट जो है वो ऑब्जर्व होगा। जब हीट ज़्यादा ऑब्जर्व होगा तो अर्थ की टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट की वो बढ़ने लगती है। इस फिनोमेना को हम लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। तो चूंकि आपका एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत चेंज आया इसके जो स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में, उसके कारण से आपके क्लाइमेट में जैसे क्या होगा कि अब वार्म हो गया पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे होते रहेंगे। बायोस्फीयर क्या है, जो भी आपका इंटरेक्शन होगा तीनों डोमेन का, जो आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर का, वहाँ पे आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो ये जो आपका एरिया होगा, ये जो आपका जोन होगा, इसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर, जहाँ पे तीनों डोमेन आपके मिलेंगे। क्लियर। तो इसको देखो है प्लांट और एनिमल किंगडम में भी आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि प्लांट वाला फिर अलग दो बायोस्फीयर में होगा, दो ही चीज़ ना, या तो एनिमल होगा या तो प्लांट होगा। तो ये तो बायोलॉजी में, बायोलॉजी जो आप पढ़ते हैं तो उसमें दो किंगडम आपके बना दिए जाते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसी की बात यहाँ पे जो है वो कही जा रही है। तो ये आपका बायोस्फीयर होगा, जहाँ पे लिविंग, आपको जहाँ पे लोग दिखते हो, जहाँ पे जानवर दिखते हो, पेड़ पौधे दिखते हो, वो सब क्या है, बायोस्फीयर है। कोई सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। ऐसा देखो ना, हाइड्रोस्फीयर भी तो लिथोस्फीयर पे ही है, तो हमने अलग क्यों दिखाया उसको, बस समझने के लिए। फिर ये जो बायोस्फीयर है वो भी लिथोस्फीयर पे ही है। इवन कि बायोस्फीयर आपको हाइड्रोस्फीयर में मिल सकता है। जो पॉन्ड में चले जाओगे तो पॉन्ड में भी तो आपको बायोस्फीयर, मछलियाँ मिलेगी आपको, बाकी सारे आपको प्लैंक्टस वगैरह मिल जाएंगे। मतलब कि ये आपका जो शैवाल वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती है ना वहाँ पे। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा सेपरेट। चलो इकोसिस्टम को देखो अब, इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो हमने बात की कि चाहे ह्यूमन हो, चाहे आपका एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, यानी कि जो भी लिविंग बींग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे। इमीडिएट सराउंडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपका एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट होगा, है ना, फिर आपका ह्यूमन जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट हो सकता है, एनिमल पे हो सकता है, चाहे वो मिल्क के लिए हो चाहे मीट के लिए हो। तो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट होते हैं और प्लस ये सारे चीज़ इंडिविजुअली जो है वो अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये जो रिलेशन है किसका, सारे लिविंग बींग्स का एक दूसरे से और उसके सराउंडिंग से, उसको हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। बोला ना मैंने आपको कि सारे जो आपके लिविंग बींग्स हैं, एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे आपका ह्यूमन हो, ये तो पहले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जिसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। साथ में ये अपने इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट है। तो ये जो रिलेशन बना डिपेंडेंसी का, ठीक है, इसको इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे, चाहे वो एक दूसरे एक ऑर्गेनिज्म के साथ हो, चाहे वो आपके इन्वायरमेंट के साथ हो। चलो कुछ स्टोरीज के थ्रू इसको और फर्दर समझते हैं। तो एक एनसीसी कैंप है, वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। जेसी है वहाँ से, केरला से। जेसी बताती है अपने मतलब कि केरला के बारे में, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं। तो जेसी अपना डिस्कस कर रही है लोगों से, मतलब कि केरला कैसा दिखता है। वो बताती है कि वहाँ पे तो काफ़ी हैवी जो है रेनफॉल होता है, काफ़ी ग्रीनरी है वहाँ पे, कोकोनट के आपका पेड़ वगैरह देखने को मिलते हैं। हीरा वहीं बैठा होता है। हीरा बोलता है कि यार हमारे यहाँ जो जैसलमेर में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे तो बिल्कुल जो है वो रेन जो है वो, वर्षा जो है वो बिल्कुल नहीं होती। कुछ वहाँ पे जानवर के नाम पे कीकर वगैरह, या फिर नहीं जानवर नहीं, प्लांट के नाम पे कीकर एक थ्रोनी प्लांट होता है। जैसे डेजर्ट एरिया में आपको बताया था ना, वेजिटेशन जब हमने देखा था तो क्या मिलता है हमें, पानी कम होता है तो जो पत्तियाँ होती है पेड़ों की, वो क्या होता है कि वो नुकीली हो जाती है वाटर लॉस से बचने के लिए। तो थ्रोनी हो जाती है, बेसिकली कांटेदार हो जाती है। तो वहाँ पे कांटेदार पेड़ होते हैं, ये बताता है आपका हीरा। सैंड ही सैंड है वहाँ पे, कैमल्स वगैरह आप वहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो यानी कि दोनों अपने अलग अलग जिस इन्वायरमेंट से आते हैं, उस इन्वायरमेंट के बारे में, उसके क्लाइमेट के बारे में जो है वो बता रहे हैं। टीचर यहाँ पे अपना जो है वो बीच का एक इंसाइट देता है कि जो भी प्लांट्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो, ह्यूमन बींग्स आप देखते हो, वो आपका डिपेंड करता है किस पे, जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होती है, बेसिकली इमीडिएट सराउंडिंग को इन्वायरमेंट हम लोग बोल रहे हैं, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देख लो इकोसिस्टम का। तो कुछ बहुत बड़े इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, बड़े में क्या हो जाएंगे आपके, जैसे रेन फॉरेस्ट पूरा का पूरा, ग्रासलैंड हो गया, बहुत बड़ा हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है आपका, माउंटेन हो सकता है, ओशियन पूरा का पूरा हो सकता है एक इकोसिस्टम के रूप में। वहीं छोटा जैसे पॉन्ड है आपके अराउंड, तो वो भी क्या है, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बना हुआ है।
ठीक है। छोटा बहुत यहाँ पे कोई आपका फॉरेस्ट होता है, कोई होता है ना कुछ लोकल एरिया में ही आपका 1 किलोमीटर में कुछ फॉरेस्ट आपका हो गया, तो एक छोटा इकोसिस्टम है। एक पूरा का पूरा पेड़ भी जो है अपने आप में इकोसिस्टम हो सकता है। जब इसको डिटेल में कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम एक्चुअल में और डिटेल में क्या होता है। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि ये पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, एक ट्री भी इकोसिस्टम हो सकता है, और जो लार्ज आपका ओशियन वगैरह है ये भी अपने आप में पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हो सकता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसको मॉडिफाई भी करता चलता है अपनी नीड्स के हिसाब से। जैसे हमने उस रवि की जो स्टोरी देखी थी ना, तो रवि की स्टोरी में क्या था कि जो वहाँ पे पार्क हुआ, जो खेलने का जो ग्राउंड था उसका स्कूल के सामने, उसमें अब क्या होगी, बिल्डिंग बनने लगी थी, कंस्ट्रक्शन साइट वहाँ पे आ गया था। तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? ज़रूरत होगी जो आपका ज़मीन का मालिक होगा या फिर और बाकी सारी सोसाइटी में कुछ नीड आ गई होगी। तो जो भी नीड्स होती है ह्यूमन बींग्स की, उसके हिसाब से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और ये जो इंटरेक्शन है ह्यूमन और इन्वायरमेंट का, ये धीरे धीरे इसमें जो है वो बदलाव आता गया है, चेंजेस आए हैं, इसका इवोल्यूशन हुआ है। कैसे? देखो, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते थे। आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका इंटरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? समझो। पहले जो अर्ली ह्यूमंस हैं आपके, वो क्या करते थे कि अपने नेचुरल जो सराउंडिंग्स होती थी, जो आपका जंगल, जो पहाड़, जो वगैरह ये सारी चीज़ें थी, उस पर ये डिपेंडेंट थे, उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। हम लोगों को मालूम है कि जो एंशिएंट ह्यूमन बींग थे वो जानवर मार करके खाते थे, खुद एग्रीकल्चर जो है वो नहीं करते थे। ठीक है, उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी और सारे जो उनके रिक्वायरमेंट थे वो कहाँ से फुलफिल होते थे, नेचर से फुलफिल होते थे। क्लियर? फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम जैसे जैसे आपका गुजरा तो उनकी जो नीड्स है वो क्या होती गई, बढ़ती गई, और डिफरेंट अब सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता गया। अब उन्होंने क्रॉप उगाना सीख लिया था, एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लगे थे, वो पालने लगे थे, और अब सेटल लाइफ वो जीने लगे थे आपका नदियों के किनारे, जहाँ पे वाटर बॉडीज वगैरह उसको मिलती, क्योंकि पानी चाहिए था। तो यानी कि एक सेटल लाइफ की उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो इसका जो है वो ह्यूमन का जो एनवायरमेंट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ। कैसे? क्योंकि अब घर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह वहाँ पे आ गया, ये सारी चीज़। फिर क्या है कि थर्ड स्टेज में क्या होगा आपका, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा धीरे धीरे। हालांकि ये स्टेज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस मैं समझाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बुक में दिया हुआ है। जैसे फिर क्या हुआ कि उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, जो पहिया बनाया। पहिया जब बनाएंगे तो क्या हुआ कि फिर गाड़ियाँ वगैरह बनने लगी। फिर आपका जैसे एग्रीकल्चर जब हुआ तो सरप्लस वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। सरप्लस का मतलब कि जो अपना खा पी करके उनका, जैसे अब राइस किसी ने उगाया, किसी ने आपका वीट उगाया, किसी ने आपका पोटैटो उगाया, तो जो भी इनकी ज़रूरतें थी उसको पूरा कर करके उसके बाद इनके पास बच गया राइस। तो अब क्या करेंगे? बच जाएगा तो फिर कुछ सोचेंगे कि भाई इसको कुछ और एक्सचेंज वगैरह किया जाए। ठीक है, तो जब एक्सचेंज वगैरह ये करने लगे, जो भी उनके पास गुड्स था, तो उस सिस्टम को जानते थे हम लोग किस नाम से, बार्टर सिस्टम के नाम से। इकोनॉमिक्स में हमने देखा है इसको बहुत डिटेल में। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम शुरू हो गया यहाँ पे। बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता था लोगों को, मतलब किसी के पास अगर पोटैटो है, आलू है, और किसी को चावल चाहिए, तो वो आलू दे करके चावल वाले को आलू दे देगा अपना, और चावल ले लेगा। इस चावल वाले को अगर आलू चाहिए तो ये आलू वाले के पास जाएगा, अपना चावल देगा, इससे आलू ले लेगा। मतलब इस तरह से लोगों के बीच एक्सचेंज होना शुरू हुआ। जब एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा तो ट्रेड और कॉमर्स की जो है वो शुरुआत हो जाएगी, लोगों के बीच व्यापार होने लगेगा। फिर बाद में धीरे धीरे आपका मनी वगैरह ये आपका इसका फॉर्म होगा। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ वगैरह या ये प्रोडक्शन वगैरह जब एडवांस लेवल पे करेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं रहेंगे, ट्रेड के आगे भी चले जाएंगे, तो क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगने लगेगी। और देखा हमने कि इवेंचुअली आपका 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और लार्ज स्केल पे जो है वो प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। ट्रांसपोर्टेशन की नई नई टेक्निक्स आई, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हुआ, चाहे वो प्लेन का एयर मतलब कि एयरवेज का आपका डेवलपमेंट हो, वाटरवेज का डेवलपमेंट हो, या फिर रोडवेज का, ये सारी चीज़ों के कारण फास्टर हो गया। फिर ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें फिर हुई, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आपका आया, और जैसे मोबाइल सबके पास आ गया, इंटरनेट आ गया, तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगे बहुत स्पीड से। तो इसके कारण से इन्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे एक सिंपल जो लाइफ स्टाइल पहले अर्ली ह्यूमन जी रहा था, अब जो मॉडर्न ह्यूमन है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो बदल चुकी है। आपको आज अपने शहर के आसपास बहुत मुश्किल से फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता होगा। पहले फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होता था, थोड़े बहुत ह्यूमन सेटलमेंट होते थे, ज़्यादातर फॉरेस्ट होते थे। आज ज़्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट है, थोड़े बहुत क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, अंटिल कि आप एकदम माउंटेन एरिया में नहीं चले जाओ। ठीक है, तो ह्यूमन ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है। स्टेप हमने देख लिए इसको। इसमें क्या है कि एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जो ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, बैलेंस अगर नहीं होगा तो इन्वायरमेंट जैसे अब क्या है कि धीरे धीरे ह्यूमन की नीड एंड वांट बढ़ रही है,
तो ह्यूमन की नीड एंड वांट बढ़ रही है, तो ये जो आपका एक बैलेंस पहले था किसके बीच में, एक नेचर के बीच में और ह्यूमन के बीच में, वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। क्योंकि आप जल्दी जल्दी जंगल काटोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल निकालोगे, आप उसकी माइनिंग करोगे तो पॉल्यूशन होगा। आपका जब जंगल काटोगे तो वाइल्ड लाइफ आपका थ्रेटन होगा, जानवर जो है एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका है कि सिंपल कि आप हार्मोन जो मतलब कि बहुत हार्मोनियसली सस्टेनेबली जो है वो आप अपने इन्वायरमेंट का यूज करो और एक बैलेंस जो है वो बनाकर चलने की यहाँ पे बात की गई है। तो चैप्टर को ख़त्म करते हैं। देखो क्या क्या सीखा आपने इस चैप्टर से। तो सबसे पहले ये चैप्टर है वो एस्टेब्लिश करता है एक आर्गुमेंट कि इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ जो आप नेचर देखते हो वो सिर्फ नहीं है। लोगों को लगता है ना कि भ्रम ये है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो आपका रिवर हो, चाहे वो आपका फ्लोरा एंड फाउना हो, बाकी सारी चीज़ें हो, वही इन्वायरमेंट में आती है। बट इस चैप्टर ने आपको बताया कि नहीं, जो नेचुरल एलिमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे, बट साथ में जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर हैं, जो आपका बिल्डिंग्स हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जो सोशल सिस्टम है, जो रिलीजन वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो सब किस में आती है, इन्वायरमेंट के डिफिनीशन के अंदर ही आती है। जहाँ एक तरफ जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हमें प्रोवाइड करता है आपका एसेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं सर्वाइवल के लिए, वहीं आपका जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है उस एक्टिविटी को जो ह्यूमन करता है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, और जो रिसोर्सेज यूज मतलब करता है उसके क्रम में जो वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर देता है उसको भी ये शो करता है। फर्दर ये चैप्टर जो वो हाईलाइट करता है कि ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है वो कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली हुई है। पहले वो आपका बिल्कुल एकदम अर्ली ह्यूमन था, वो जंगलों पहाड़ों पर निर्भर था, अपना शिकार करता था। फिर धीरे धीरे उसने व्हील इन्वेंट किया, एग्रीकल्चर इन्वेंट किया, आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तक पहुंचा, वो आज आपका IT जो एरा है वहाँ तक वो पहुँच गया है। तो इसके कारण से सिग्निफिकेंटली जो है मॉडिफाई हुआ उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, और इसके कारण से ये जो मॉडिफिकेशन इतनी तेज़ी से आ रहे हैं तो नेसेसरी हो जाता है कि ये जो बैलेंस है वो बना करके चले, ताकि इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन जो है वो बड़े पैमाने पे ना हो। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।